नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? क्या चल रहा है? कैसी चल रही है पढ़ाई? वेरी गुड इवनिंग बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। ऑल गुड, सब बढ़िया। कोई टेंशन, कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? सब ठीक है? मजा आ रहा है पढ़ाई करने में? हाँ, मजा आ रहा है? एंजॉय कर रहे हो या नहीं, ये बताओ पहले। आपकी ये जो जर्नी है, प्रिपरेशन की जर्नी, इसको एंजॉय कर रहे हो या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लग रही है? ऐसा लग रहा है कि क्या ही हो रहा है, क्या ही टाइम चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि मजा आ रहा है? हाँ, आज की क्लास बहुत डेंजर होने वाली है। कुछ डेंजर नहीं होने वाला, इट्स ऑल गोइंग टू बी। देखो, कोई भी चीज है ना बच्चे, देखो एक चीज को समझो। हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं, उसको पढ़ना या समझना थोड़ा बहुत कम ज्यादा कठिन हो सकता है, पर अगर बच्चे समझ में आती है ना चीज, तो फिर उसके बाद कुछ है थोड़ी ना। क्या ही है। अब आप देखो, अभी तक हम लोगों ने जो भी कुछ पढ़ा है, जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं, जितने भी हजारों चीजों को समझा है, वो चैलेंज लग रही थी तब तक जब तक हमने उन्हें पढ़ा नहीं था। बट दी वेरी पॉइंट हम लोगों ने उनको समझना शुरू कर दिया, क्या ही था। आप बताओ। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अभी तक ऐसा कोई भी टॉपिक लगा आपको कि आप उसके ऊपर आंसर नहीं लिख पाओगे? कोई भी ऐसा टॉपिक लगा कि इसको मैं कैसे लिखूंगा? ऐसा फील हुआ किसी टॉपिक के बारे में? ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस तो बहुत इजी है। ऑर्डिनेंस के बारे में क्यों लगा? ऑर्डिनेंस तो बहुत इजी है। और ऑर्डिनेंस आएगा भी तो शॉर्ट नोट्स में आएगा, तो उसके बारे में आपको बहुत ज्यादा परेशान भी नहीं होना है। वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, तो लोड मत लो ज्यादा, कोशिश करो चीजें समझ पाओ। देखो, प्रिपरेशन की जो जर्नी होती है ना, वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने की नहीं होती है। प्रिपरेशन की जर्नी थोड़ी सी लंबी रहती है, ठीक है, थोड़ी सी एक्सटेंडेड रहती है, और उसके अंदर हम लोगों को काफी चीजें सीखनी होती हैं, काफी चीजें समझनी होती हैं। तो आपको बस ये तैयार रखना होता है कि हमारा जो बेसिक है ना, हमारे जो बेसिक्स है, वो स्ट्रांग हो जाए। फिर तो यार आप आराम से कर लोगे चीजों। ठीक है, थोड़ी थोड़ी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है एग्जाम के हिसाब से, वरना सब कुछ वही है। ठीक है, नहीं आर्टिकल्स तो लिखोगे बेटा, आर्टिकल्स को नहीं लिखोगे तो क्या लिखोगे? मतलब आर्टिकल सेम टू सेम लिखने की जरूरत नहीं है, एज इन की जैसा लिखा हुआ है वही लिखने की कोशिश कर रहे हो। वैसे ही तो कोशिश भी मत करना, वो तो बेवकूफी वाली बात है। हाँ, पर ये रेफरेंस देना पड़ेगा कि हाँ ये बात अगर मैंने कही है तो कौन से आर्टिकल से कही है, ऐसे आपको सोर्स बताना पड़ता है। चलो आते हैं बच्चे अपने डिस्कशन पे वापस। तो आप सभी को पता है, कल हमने एक सेशन के अंदर एक नया टॉपिक शुरू किया था, जो कि था रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। जिसमें जो सबसे पहला टॉपिक था, जिसमें जो सबसे पहला टॉपिक था, दैट वाज लेजिस्लेटिव रिलेशंस। लेजिस्लेटिव रिलेशंस, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप ये मान के चलिए कि एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आपसे मेंस में पूछा जा सकता है। फुल फ्लेजेड क्वेश्चन। तो ये एक ऐसा, और देखो कठिन टॉपिक नहीं है, इट इज वन ऑफ दोज टॉपिक कि अगर आपने समझ लिया तो समझ लिया, वो आप कभी भूलोगे नहीं। अब लेजिस्लेटिव रिलेशंस में काफी सारी बातें होती हैं करने को। जैसे हम लोगों ने जो कल का डिस्कशन शुरू किया था, उसके अंदर हम लोग लिस्ट की चर्चा कर रहे थे, मतलब हमारा जो शेड्यूल 7 है भारतीय संविधान का, उसको डिस्कस कर रहे थे, शेड्यूल 7 को। और मैंने आपको बताया था कि टोटल 3 लिस्ट है, एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, और एक है कॉनकरेंट लिस्ट। और जब मैंने आपको यूनियन लिस्ट समझाया था तो आपको यही बताया था कि ये एक ऐसी लिस्ट है जिसके ऊपर एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन होता है, किसका? पार्लियामेंट।
कानून बनाने का, ठीक है। और कोई कानून नहीं बना सकता, केवल पार्लियामेंट ही कानून बनाएगी उन सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में जो यूनियन लिस्ट में लिखे हुए हैं। फिर हमने स्टेट लिस्ट को समझा था, और स्टेट लिस्ट में भी मैंने आपको बताया था कि स्टेट लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिसके अंदर जो सब्जेक्ट मैटर्स लिखे हुए हैं उसके संबंध में केवल और केवल स्टेट लेजिस्लेचर के पास है पावर कि वो लॉ बनाएगी, मतलब एक्सक्लूसिव पावर है स्टेट लेजिस्लेचर की। और फिर हम लोग आखिरी में पहुंच पाए थे कॉन्करेंट लिस्ट पे, और जाते जाते मैंने आपको हल्का सा इंडिकेशन दे दिया था कि कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है। तो कॉन्करेंट लिस्ट को पहले अच्छे से आप लोग समझ लो। कई बार कॉन्करेंट लिस्ट से एमसीक्यू पूछ लेते हैं आपसे। कॉन्करेंट लिस्ट, अब इसको हम लोग प्यार से लिस्ट 3 भी बोलते हैं। अब ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है इसके जो सब्जेक्ट मैटर्स है, समझ रहा है, इसमें कुछ नियम्स हैं जिनको आपको ध्यान देना होगा। कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट मैटर्स दिए हुए हैं वो सब्जेक्ट मैटर्स ऐसे हैं जिसके बारे में पार्लियामेंट के पास भी पावर है लॉ बनाने की, और जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उनके पास भी पावर है लॉ बनाने की। मतलब पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी कानून बना सकती है। अब आप सभी सोचोगे सर ऐसा कैसे होगा, जैसे यूनियन लिस्ट है तो कोई टेंशन ही नहीं है, हमको पता है कि पार्लियामेंट बनाएगी। स्टेट लिस्ट है, फिर से कोई टेंशन नहीं है, पता है कि स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाएगी। बट जब मैं कहता हूं कि वो कॉमन लिस्ट है जिसके बारे में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों कानून बना सकते हैं, तो फिर कैसे काम चलता है, कैसे सिचुएशन उभर के आती है। देखो ध्यान करो, कल जब मैं आपको टेरिटोरियल आधार पर समझा रहा था लेजिस्लेटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमने क्या पढ़ा था, याद करो। हमने पढ़ा था कि पार्लियामेंट जो लॉ बनाता है वो पूरे देश पे लागू हो सकता है, पूरे कंट्री पे, पूरी इंडियन टेरिटरी पे। और जो राज्य कानून बना सकता है, जैसे मान लो यहां पे मैं बना देता हूं, जैसे अगर हमारा ये पूरा देश है तो पार्लियामेंट अगर कानून बनाता है तो इस पूरे देश पे लागू हो सकता है एक ही साथ। और स्टेट लेजिस्लेचर जब कानून बनाता है तो वो जो स्टेट है उसके अंदर लागू हो सकता है पूरी तरीके से। तो मान लीजिए कॉन्करेंट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट मैटर है, कोई भी सब्जेक्ट मैटर है कॉन्करेंट लिस्ट का। अब उसके बारे में अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाता है तो स्टेट लेजिस्लेचर का कानून जो होगा वो उसी राज्य तक सीमित रह जाएगा, केवल उसी स्टेट तक लिमिटेड रह जाएगा, उसके बियॉन्ड नहीं जा पाएगा। और पार्लियामेंट अगर कानून बनाएगा किसी भी सब्जेक्ट मैटर के बारे में कंकरेंट लिस्ट के अंदर, वो हमारे पूरे कंट्री पे लागू होगा, पूरे कंट्री पे लागू होगा। तो कैसे होता है, मान लीजिए पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर के ऊपर के, और उस कानून को पूरे इंडिया पे अप्लाई कर दिया। तो मतलब एक कानून है जो कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर के बारे में है जिसको पार्लियामेंट ने बना रखा है, मतलब वो हर एक राज्य के अंदर भी लागू हो रहा है, वो इस राज्य में भी लागू हो रहा है, 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 क्योंकि पार्लियामेंट ने उसको बनाया है। अब मान लीजिए इस पार्लियामेंट के कानून के होते होते स्टेट लेजिस्लेचर, मानो इस राज्य की स्टेट लेजिस्लेचर उसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कानून बनाना चाहे, क्योंकि बना तो सकती ही है, कंकरेंट लिस्ट में लिखा हुआ है। तो फिर क्या होगा, तो फिर बच्चे दो परिस्थितियां बनेंगी। पहले सुन लो फिर लिखवा दूंगा, पहले सुनो बस ध्यान से। दो परिस्थितियां बनेंगी, दो सिचुएशंस आ सकती हैं। दो सिचुएशंस ये हो सकती हैं कि अगर जो स्टेट लेजिस्लेचर ने कानून बनाया है, पार्लियामेंट के कानून बनाने के बाद अगर उसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है जो पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ जाता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, इन दैट सिचुएशन, इन दैट सिनेरियो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो राज्य ने कानून बनाया है बाद में वो उस राज्य में लागू होने लगेगा। और पार्लियामेंट का भी कानून चल रहा है,
पार्लियामेंट का भी कानून चल रहा है पूरे देश के ऊपर, इंक्लूडिंग दिस स्टेट, इस राज्य के ऊपर भी, और स्टेट लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाया है वो भी लागू होने लगेगा। दोनों कानून लागू होंगे, दोनों कानून लागू होंगे उस राज्य के अंदर, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते कोई कंफ्लिक्ट ना हो, कोई भी कंफ्लिक्ट ना हो। पर अगर, अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों, अगर कंफ्लिक्ट की परिस्थिति बनती है, दैट मींस स्टेट लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया है उसमें कोई भी ऐसी बात है, उसमें कोई भी ऐसा पॉइंट है जो पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाया गया था जो उसके खिलाफ जाती है, उसके अगेंस्ट जाती है। जैसे मानो पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया और पार्लियामेंट ने कानून बना के बोला कि इस अपराध के लिए सजा 10 साल की होगी, केवल समझाने के लिए बता रहा हूं आप लोगों को, और स्टेट लेजिस्लेचर ने कानून बना के बोल दिया कि इस अपराध के लिए सजा ज्यादा से ज्यादा 5 साल की होगी, तो ये क्या है? ये डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होगी तो हमेशा जो वो मुद्दा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं पूरे कानून की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल उस मुद्दे की बात कर रहा हूं, उस पॉइंट की बात कर रहा हूं जो कन्फ्लिक्ट में है। वो जो पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में जो पार्लियामेंट का कानून है वो माना जाएगा। तो हमारे एग्जाम्पल में सजा 10 साल की मानी जाएगी, ना कि 5 साल की। ठीक है? तो दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो, आपको बस एक ही बात को देखना है कि स्टेट लेजिस्लेचर का जो कानून है उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, क्या वो पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ जाता है या नहीं। आपको बस इतना ही देखना है। अगर खिलाफ नहीं जा रहा है फिर तो कोई टेंशन ही नहीं, फिर तो पार्लियामेंट का कानून भी अप्लाई होगा और स्टेट लेजिस्लेचर का भी कानून अप्लाई होगा। अगर कन्फ्लिक्ट में होता है, अगर सिचुएशन कन्फ्लिक्ट की बनती है, तो वहां पे जहां पे कन्फ्लिक्ट है वहां पे पार्लियामेंट का कानून माना जाएगा। अब मानो पूरा ही पूरा कानून जो स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया, दी एंटायर स्टैट्यूट, अगर पूरा ही ऐसा है जो पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ जा रहा है, फिर तो पूरे ही कानून को हटना पड़ेगा। बट अगर केवल एक आध कोई छोटी मोटी बात है जो कन्फ्लिक्ट कर रही है, तो केवल उतने ही हिस्से के बारे में हम मानेंगे कि जो पार्लियामेंट वाली बात है, पार्लियामेंट का जो कानून है, हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है? क्लियर है? एक तो ये सिचुएशन है जिसमें एक ही सब्जेक्ट मैटर के ऊपर पार्लियामेंट ने पहले से कानून बना रखा है और स्टेट लेजिस्लेचर ने बाद में कानून बनाया है। ठीक है? क्लियर है? अब देखो, ध्यान से नोट करो। If the parliament has already made a law on any subject of concurrent list, and the state legislature later adopts a law on the same subject, then we will have to see if there is a conflict or not। कहने का मतलब है, अगर कोई भी कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर है दोस्तों, जिसके बारे में पार्लियामेंट ने पहले से कानून बना रखा है और उसी सब्जेक्ट मैटर के बारे में स्टेट लेजिस्लेचर भी कानून बना रहा है, तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि उन दोनों कानूनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं। अब इसके दो परिणाम आ सकते हैं। इफ देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है,
then both of the law can remain in force, can remain in force. ठीक है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो दोनों कानून फोर्स में रह सकते हैं. इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, if there is a conflict, then the law made by parliament will prevail. अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो पार्लियामेंट का जो कानून है वो माना जाएगा. ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करो. क्लियर है? कोई डाउट नहीं है इसमें? अब इसी सिचुएशन को हम लोग उल्टा कर देंगे. उल्टा करने का मतलब क्या है? मान लो एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर किसी कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर के ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर ने पहले से कानून बना रखा है. ध्यान से सुनना, कोई भी कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर है जिसके ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर ने पहले से कानून बना रखा है और वो कानून पहले से लागू हो रहा है उस राज्य के अंदर. अब उसके बाद पार्लियामेंट किसी कानून को बनाती है. स्टेट लेजिस्लेचर ने पहले से बना रखा है, उसके बाद पार्लियामेंट कानून बनाती है. यहां पे भी दो सिचुएशंस हो सकती हैं, नोट कर लो. इफ द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट has already made a law on the subject of concurrent list, and later the parliament enacts a law on the same subject, then following consequences will follow. कहने का मतलब है, अगर परिस्थिति ऐसी है कि किसी कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर के बारे में स्टेट लेजिस्लेचर ने पहले से कानून बना रखा है और पार्लियामेंट बाद में कानून बना रही है, तो यहां पे दो परिस्थितियां हो सकती हैं. पहली परिस्थिति हो सकती है देयर इज नो कन्फ्लिक्ट, मतलब जो स्टेट लेजिस्लेचर का कानून चला आ रहा था और पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है, इन दोनों के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं है. अगर ऐसा है तो फिर से वही कॉन्सिक्वेंस होगा, बोथ लॉज कैन रिमेन इन फोर्स. दोनों कानून चलते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर अगर if there is a conflict, then अब यहां पे पार्लियामेंट ने बाद में कानून बनाया है,
उससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इफ देयर इज a conflict, again the law made by parliament will prevail। मतलब भले ही पार्लियामेंट ने बाद में कानून बनाया, स्टेट लेजिस्लेचर का कानून पहले से चल रहा है। मतलब जब पार्लियामेंट कानून बना रही थी, उसे पता था कि राज्य में एक कानून चल रहा है। अगर फिर भी कॉन्फ्लिक्ट होगा बेटा, फिर भी पार्लियामेंट के द्वारा ही बना हुआ कानून माना जाएगा, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया कानून। ठीक है। अब इसमें बस एक छोटा सा पॉइंट है। पहले मुझे बताओ, ये वाली बात समझ में आई? वाई टाइप करो, वाई टाइप करो। पहले ये उल्टी वाली सिचुएशन समझ में आ गई? यहां पे कोई डाउट नहीं है। तो चाहे ऐसे देख लो चाहे वैसे देख लो, कॉन्सिक्वेंस सेम रहेगा। अब इसमें एक बहुत छोटी सी बात है, और वो छोटी सी बात ये है कि दोस्तों, अगर मान लो पार्लियामेंट के द्वारा कोई कानून बनाया जा चुका है, मतलब पहली वाली सिचुएशन जो हमने पढ़ी थी, ये वाली जो सिचुएशन थी, पार्लियामेंट ने कोई कानून बना रखा है किसी सब्जेक्ट मैटर के बारे में, जो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर है। अब कोई स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाना चाह रहा है उसी सब्जेक्ट मैटर के बारे में, कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर। अब स्टेट लेजिस्लेचर जो कानून बनाना चाह रहा है, उसको पता है, ध्यान से सुनिएगा बहुत बात, स्टेट लेजिस्लेचर को पता है कि वो जो कानून बनाने की सोच रहा है, उसके अंदर कुछ ऐसा है जो कन्फ्लिक्ट करेगा पार्लियामेंट के लॉ से। और स्टेट लेजिस्लेचर को यह बात भी समझ में आ रही है कि अगर उसने उस कानून को बनाया तो कानून का वो जो हिस्सा है जो कन्फ्लिक्ट करेगा, उसको हटा दिया जाएगा। पर किसी भी कारणवश स्टेट लेजिस्लेचर चाहती है कि वो जो हिस्सा है वो बना रहे, हटे ना। तो ऐसी सिचुएशन में मात्र एक रास्ता है, और वो क्या है रास्ता? वो रास्ता दोस्तों ये है कि स्टेट लेजिस्लेचर क्या करेगा, अपने उस बिल को, कानून बनाने से पहले अपने उस बिल को, जो कानून के संबंध में बिल है, उसको वो प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे और प्रेसिडेंट साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, प्रेसिडेंट साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रेसिडेंट साहब, ये एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जिसके बारे में पार्लियामेंट ने पहले से लॉ बना रखा है, जो हमारे राज्य में भी लागू होता है, और अब उसी सब्जेक्ट मैटर के बारे में हम भी कानून बनाना चाहते हैं, पर हमारे कानून में जो कोई पॉइंट है वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, पर हम चाहते हैं कि वो पॉइंट हटे नहीं। तो यहां पर हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि कृपया करके हमको ये परमिशन दें, हमको अलाउ करें कि इस कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद हम इस कानून को बना सके और लागू कर सके। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई तो स्पेशल सर्कमस्टांस होगी, कोई स्पेशल वजह होगी जो आपको प्रेसिडेंट साहब को बतानी होगी कि क्यों वो ऐसे कानून को अलाउ करे जो पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ जा रहा है। कुछ ऐसा खास होगा उस राज्य के बारे में या उस कानून के बारे में। अगर प्रेसिडेंट साहब को सेटिस्फाई कर पाते हो, हमारी स्टेट लेजिस्लेचर सेटिस्फाई कर लेती है और प्रेसिडेंट साहब एसेंट दे देते हैं, तो वो जो कानून है कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद, ध्यान से सुनिएगा, कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद बना रहेगा, बशर्त है प्रेसिडेंट साहब की एसेंट मिल गई है। और यहां पे प्रेसिडेंट साहब की एसेंट का मतलब आप समझ ही रहे हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एसेंट मिल गई है, मतलब केंद्र सरकार की अगर कंसेंट मिल गई है तो। ठीक है, तो लिखवा रहा हूं, ध्यान से नोट कर लेना। If on a subject
पार्लियामेंट हैज ऑलरेडी made a law and the state legislature also wants to adopt a conflicting law का मतलब ऐसा लॉ जिसमें कुछ है जो कन्फ्लिक्ट करेगा पार्लियामेंट के साथ। अ कन्फ्लिक्टिंग लॉ ऑन द सेम सब्जेक्ट, then the state legislature must seek the assent of the president, केवल यही तरीका है जो किसी कानून को बचा सकता है। तो अगर पार्लियामेंट का कानून पहले से बना हुआ है और उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर कोई कानून बनाना चाहता है ऐसे ही सब्जेक्ट मैटर के ऊपर जिसमें कुछ कन्फ्लिक्टिंग है, तो उसे परमिशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट साहब की। परमिशन नहीं मिली तो नहीं बना सकता, और बनाएगा भी तो उसको हम मानेंगे नहीं, और अगर परमिशन मिल गई तो वो लॉ कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद एग्जिस्ट कर सकेगा। ठीक है, क्लियर है? आ गई बात समझ में? ये जो सारे मैंने आपको 3 पॉइंट्स समझाए हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, ये सारे पॉइंट दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेंगे आर्टिकल नंबर 254 के अंदर। ठीक है, तीनों सिचुएशंस, पहली सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन और तीसरी सिचुएशन। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको नोट करना है और इसी तरीके से अपने आंसर में अलग अलग सिचुएशंस को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। मान लीजिए प्रेसिडेंट साहब की असेंट मिल गई है, मान लीजिए प्रेसिडेंट साहब की असेंट मिल गई है, इसके अगली स्टेज पे जाना हूं। मान लीजिए प्रेसिडेंट साहब की असेंट मिल गई है और ऐसा कानून बना दिया गया है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो पार्लियामेंट का एग्जिस्टिंग लॉ है उससे कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, और कानून काम कर रहा है क्योंकि प्रेसिडेंट साहब की असेंट है। अब सुनिएगा बड़े ध्यान से इस बात को। अब कल को फ्यूचर में, ध्यान से सुनना, अब कल को फ्यूचर में अगर पार्लियामेंट दोबारा से कोई नया कानून लेके आता है उसी सब्जेक्ट मैटर के बारे में, और उस नए कानून के अंदर कुछ कन्फ्लिक्टिंग है उस स्टेट लेजिस्लेचर कानून के खिलाफ जिसके बारे में असेंट ले रखी है प्रेसिडेंट साहब की, तो बच्चों एसेंट का फायदा आपको नहीं मिलेगा, एसेंट का फायदा आपको नहीं मिलेगा। मतलब अगर नया पार्लियामेंट का कानून कॉन्फ्लिक्ट करेगा स्टेट लेजिस्लेचर के कानून से, तो नया वाला जो पार्लियामेंट का कानून है वही माना जाएगा, केवल वही माना जाएगा। बेटा कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल दूंगा मैं, पहले समझो, सिचुएशंस को समझो। आ रही है बात समझ में? तो मानो कोई भी लॉ पहले से चला आ रहा था पार्लियामेंट का किसी भी सब्जेक्ट मैटर के बारे में, पहले से चला आ रहा था। ठीक है, अब उसी सब्जेक्ट मैटर के बारे में स्टेट लेजिस्लेचर कोई कानून बनाना चाहता था, पर उसमें उसका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था उस एग्जिस्टिंग लॉ से जो पार्लियामेंट ने बना रखा था। तो उसने क्या किया, प्रेसिडेंट साहब की एसेंट ले ली, और प्रेसिडेंट साहब की एसेंट लेने के बाद क्या किया, कानून बना दिया, कानून इफेक्ट में आ गया कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद। अब कल को पार्लियामेंट ने एक नया कानून बनाया, पहले वाला हटा दिया और नया कानून बनाया। अब नया कानून जो है वो भी कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है उस स्टेट लेजिस्लेचर के कानून से। तो ऐसी परिस्थिति में जो पार्लियामेंट का नया कानून है वही माना जाएगा, और उस नए कानून के खिलाफ
आप ये आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाओगे कि मैंने तो एसेंट ले रखी है प्रेसिडेंट साहब की, क्योंकि वो जो एसेंट थी जो आपने प्रेसिडेंट साहब की ली थी वो उस पुराने वाले पार्लियामेंट के कानून के बारे में थी। अगर कोई भी एसेंट मिली है इसका मतलब ये नहीं है कि कल को फ्यूचर में कोई नया भी कानून बनाया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा, अगर वो भी कंफ्लिक्ट करेगा तो भी स्टेट लेजिस्लेचर का कानून इम्यून रहेगा। नहीं, जब भी कोई एसेंट दी जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, दैट इज ओनली इन रिलेशन टू द एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। वो जो एग्जिस्टिंग लॉ है पार्लियामेंट का केवल उसके संबंध में होती है। कल को उसको हटा के पार्लियामेंट कोई नया कानून बना देगा, देन इट वुड नॉट अप्लाई। और नहीं अप्लाई होने का मतलब क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर का कानून उस हद तक जिस हद तक वो कंफ्लिक्ट कर रहा है वो हट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसको नोट कर लो फटाफट से। चौथा पॉइंट, इफ द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट is taken in relation to an existing law of the parliament, then the immunity would not protect against any new law that may be made by parliament in future। कहने का मतलब क्या है? अगर किसी भी कानून के संबंध में प्रेसिडेंट साहब की एसेंट ले रखी है, अगर किसी भी कानून के संबंध में प्रेसिडेंट साहब की एसेंट ले रखी है और कल को फ्यूचर में पार्लियामेंट कोई नया कानून बना देता है उसी मुद्दे के बारे में, तो वो जो आपको इम्यूनिटी मतलब वो जो सुरक्षा मिली थी उस एसेंट की वजह से, वो नए कानून के खिलाफ लागू नहीं होगी। कहने का मतलब एक लाइन में, जब आप एसेंट लेते हो किसी भी पार्लियामेंट के एग्जिस्टिंग लॉ के संबंध में लेते हो जो पहले से बना हुआ है, ना कि किसी ऐसे कानून के संबंध में जो कल पार्लियामेंट बना सकता है। ठीक है, समझ में आ गई है? अब बच्चे नहीं समझ में आया तो दोबारा देखना क्लास को, 2-3 बार देखना इस पॉइंट को, तब समझ में आएगा। ठीक है, जो बात है मैंने आपको बता दी। अब एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप कर लो कि आर्टिकल 244 के ये जो 4 पॉइंट्स हैं वो आपको एक अच्छी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई है। ठीक है, ठीक है। और अगर किसी भी बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन रह गया है तो सेशन खत्म होते ही दोबारा से शुरू का आधा घंटा दोबारा देख लेना। ठीक है, ये हो गया दोस्तों आपका आर्टिकल 254। अब इसके बाद मैं आपको हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब वो केस लॉ से अराइज हो रही है, पर मैं चाहूंगा कि आपको यहीं इसी पॉइंट पे समझा दूं जिससे आपके दिमाग में कोई वो रहे ही ना पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन। इस केस का नाम लिख लो दोस्तों, एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस लॉ। एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और ये जजमेंट है 1979 सुप्रीम कोर्ट का। अब देखिए इस जजमेंट के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली गई।
हम बोलते हैं कि अगर कन्फ्लिक्ट होगा, देखिए भाषा को देखिए, हम बोलते हैं अगर कन्फ्लिक्ट होगा तो पार्लियामेंट का कानून माना जाएगा, पर पार्लियामेंट का कानून माना जाए उसके लिए यह जरूरी है ना कि कन्फ्लिक्ट हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, कब हम मानेंगे कि एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे कन्फ्लिक्ट हो रहा है। अब इस जजमेंट के अंदर इसी बात को इंटरप्रेट करने की कोशिश की है और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, नोट कर लेना। only when the law made by parliament and a state legislature cannot stand together, that is there is no possibility of reconciliation, that we say the laws are in conflict. The laws are in conflict. कहने का मतलब है हम तभी मानते हैं कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून एक दूसरे के खिलाफ कन्फ्लिक्ट में है, जब परिस्थिति ऐसी हो कि दोनों कानून साथ में काम कर ही नहीं सकते हैं। अगर थोड़ी भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों को साथ में चलाया जा सकता है, मतलब दोनों के बीच में रिकंसिलिएशन हो सकता है, तो हम उनको कन्फ्लिक्ट में नहीं मानेंगे और स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी कानून को नहीं हटाएंगे। तो देखो दो सिचुएशंस हो सकती हैं, एक कानून है पार्लियामेंट का, एक कानून है स्टेट लेजिस्लेचर का। बहुत ध्यान से सुनना, एक कानून है पार्लियामेंट का, एक कानून है स्टेट लेजिस्लेचर का। अब दोनों के अंदर किसी भी चीज के बारे में, किसी भी मुद्दे के बारे में दो अलग अलग बातें कही गई हैं। मानो पार्लियामेंट का कानून है कह रहा है एक्स और जो स्टेट लेजिस्लेचर का कानून है वो कह रहा है वाई, ठीक है। अगर ऐसी परिस्थिति है कि दोनों कानून हैं और दोनों अलग अलग बात कह रहे हैं, तो इसका मतलब बच्चे ये जरूरी नहीं है कि दोनों कानून में कन्फ्लिक्ट ही है और स्टेट लेजिस्लेचर को हटना ही पड़ेगा। हमको देखना होगा कि वो जो डिफरेंस है उस डिफरेंस का नेचर क्या है। क्या उस डिफरेंस का नेचर ऐसा है कि अगर हमने x कह दिया तो y हो ही नहीं सकता है, या y कह दिया तो x हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसी स्थिति है तो फिर कन्फ्लिक्ट है सच में, और फिर तो स्टेट लेजिस्लेचर के कानून को झुक जाना चाहिए। पर अगर वो डिफरेंस ऐसा है जिसको रिकंसाइल किया जा सकता है, मतलब दोनों कानूनों को इस तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है जिससे कि वो दोनों ही मान लिए जाएं, क्यों हम अननेसेसरीली किसी भी कानून को दबाएं। तो वहां पर हमारी अप्रोच यही होनी चाहिए। कौन सी अप्रोच? इसको क्या बोलते हैं? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की अप्रोच। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की अप्रोच, जिसके अंदर हमारा एम ये नहीं होता कि हम कैसे एक कानून को हटाएं, कैसे एक कानून को दबाएं, बल्कि हमारा एम ये होता है, हमारी कोशिश ये होती है कि कैसे हम इन कानूनों की व्याख्या करें कि ये दोनों ही कानून बने रहें। तो इस करुणानिधि के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पे एम्फेसाइज किया कि जब भी ऐसा कोई सवाल उठे
तो आप सबसे पहले देखो कि पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाया गया है, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो कानून बनाया गया है, क्या उनके बीच में सही में कोई कॉन्फ्लिक्ट है या फिर कोई छोटा मोटा डिफरेंस है। अगर डिफरेंस इतना है कि उसको हम सॉल्व कर ही नहीं सकते, फिर तो चलो ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं बचता है। पर अगर डिफरेंस ऐसा है जिसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, तो कानून को हटाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। और ये देखो, स्टेट लेजिस्लेचर की भी तो अपनी पावर है ना। ठीक नहीं लगता ना कि उन्होंने भी कोई प्रक्रिया बनाकर, प्रक्रिया को फॉलो करके कानून बनाया है, उसको हम एक झटके में हटा दे रहे हैं। दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ये बात बोली है। लास्ट लाइन लिखिए बेटा, दैट वी से द लॉज आर इन कॉन्फ्लिक्ट, मतलब तब हम मानते हैं कि कोई भी कानून जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में है। कब? जब उनके बीच में रिकंसिलिएशन नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो ये बहुत बढ़िया पॉइंट था। अब मैं आपको एक बहुत मजेदार बात सुनाऊं, बहुत बढ़िया, एकदम आपको मजा आ जाएगा उस बात को पढ़ के। एक चीज होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है। वैसे तो हम लोगों ने लिस्ट पढ़ ली कि यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। एक होता है कॉन्सेप्ट रेसिड्यूअरी पावर का। दी रेसिड्यूअरी पावर्स ऑफ द यूनियन। कहने का मतलब क्या है? वैसे तो ठीक है कि जो सब्जेक्ट मैटर्स यूनियन लिस्ट में लिखे हैं तो पार्लियामेंट कानून बनाती है, जो सब्जेक्ट मैटर्स स्टेट लिस्ट में लिखे हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाती है, और जो सब्जेक्ट मैटर कंकरेंट लिस्ट में लिखे हैं उनके बारे में दोनों कानून बनाते हैं। ये बात तो चलो ठीक है। पर मान लो दोस्तों, कोई ऐसा सब्जेक्ट मैटर हो, कोई एक ऐसा मुद्दा हो जो ना ही यूनियन लिस्ट में लिखा हो, ना ही स्टेट लिस्ट में लिखा हो, और ना ही कंकरेंट लिस्ट में लिखा हो। ऐसा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ले लो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जो आपको बड़ा मुश्किल है ट्रेस आउट करना एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट मैटर के बारे में। अगर उसके बारे में कानून बनाना हो तो हम क्या कहेंगे? पार्लियामेंट के पास पावर है कानून बनाने की, या स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है कानून बनाने की? क्योंकि वो एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जो यूनियन लिस्ट में भी नहीं है, स्टेट लिस्ट में भी नहीं है, कंकरेंट लिस्ट में नहीं है। और ये तो मैंने केवल आपको एक एग्जांपल दिया। देयर कैन बी थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स। कल को फ्यूचर में हजारों ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स अराइज हो सकते हैं जो जरूरी नहीं है उन लिस्ट के अंदर लिखे हों। फिर क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में बच्चे ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है जो बात करता है रेसिडियरी पावर्स ऑफ द यूनियन की, और ये हमारा आर्टिकल 248 के अंदर दिया गया है। और देखिए बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है, बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है। और वो प्रिंसिपल ये है कि कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट मैटर हो जो किसी भी लिस्ट में ना गिर रहा हो, आप क्या करोगे? ये मान के चलोगे कि उसके बारे में जो पावर होगी कानून बनाने की वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं, पार्लियामेंट के पास होगी। ये पता है सबसे बड़ी पावर है पार्लियामेंट। सारे सब्जेक्ट मैटर्स एक तरफ, सच बता रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं आप लोगों को, जितने भी सब्जेक्ट मैटर्स लिखे हुए हैं ना यूनियन लिस्ट में, सब एक तरफ। और ये एक छोटी सी बात एक तरफ कि कोई भी मुद्दा वॉट एवर इट मे बी जो तीनों में से किसी भी लिस्ट का पार्ट नहीं है उसके बारे में पार्लियामेंट कानून बना सकता है। तो कल को कोई भी नया मुद्दा राइज होगा तो बाय डिफॉल्ट आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, अरे ये तो लिस्ट किसी भी लिस्ट में है ही नहीं तो हम कानून बना ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। बाय डिफॉल्ट पार्लियामेंट के पास पावर होगी आर्टिकल 248 के हिसाब से। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो बच्चे फटाफट से। ये वाली बात क्लियर है? चल, अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं बहुत बढ़िया। प्लिनरी पावर, प्लिनरी पावर ऑफ लेजिस्लेचर्स। प्लिनरी पावर
ऑफ लेजिस्लेचर्स। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या ये जो हमने लिस्ट पढ़ी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, जिसके अंदर इतने सारे सब्जेक्ट मैटर्स लिखे हुए हैं, क्या ये लिस्ट की वजह से पावर आ रही है पार्लियामेंट के पास या स्टेट लेजिस्लेचर के पास कानून बनाने की? क्या ये लिस्ट है या लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट मैटर लिखा हुआ है, इसकी वजह से हमारी स्टेट लेजिस्लेचर्स को या पार्लियामेंट को पावर मिल रही है कानून बनाने की? बस इतना ही सवाल है, हाँ या ना, यस और नो। कुछ बच्चे यस कह रहे हैं, कुछ बच्चे नो कह रहे हैं। ठीक है, तो सुन लो बहुत ध्यान से बच्चे, याद रखना इस बात को हमेशा हमेशा। जो लॉ मेकिंग पावर होती है ना, जो लॉ मेकिंग पावर है, जो लॉ मेकिंग पावर है, फिर वो चाहे दोस्तों पार्लियामेंट की हो और फिर वो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर्स की हो, ये पावर उनके सोवरेन फंक्शंस का पार्ट है। लिख लो ये शब्द, आपके आंसर में जाने चाहिए। उनके सोवरेन फंक्शंस का पार्ट है। सोवरेन फंक्शंस का पार्ट मतलब ये पावर उन्हें कोई देता नहीं है, ये पावर है उनके पास क्योंकि वो विधायिकाएं हैं। पार्लियामेंट के पास कानून बनाने की पावर है क्योंकि वो पार्लियामेंट है। स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है राज्य के संबंध में कानून बनाने की क्योंकि वो स्टेट लेजिस्लेचर है। उसको कोई पावर दे नहीं रहा है। इट इज वन ऑफ देयर वेरी बेसिक सोवरेन फंक्शन। सोवरेन फंक्शन का मतलब होता है एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसी पावर जो आप में निहित है, जो आपको कोई दे नहीं रहा है, दैट इज वेस्टेड इन यू। तो हम ये जो इतनी सारी लिस्ट पढ़ रहे हैं ना, इतने सारे सब्जेक्ट मैटर्स पढ़ रहे हैं, ये अलाउ नहीं कर रहे कानून बनाना। दे आर नॉट गिविंग यू द पावर्स टू मेक लॉ। वो आपको कानून बनाने की ताकत नहीं दे रहे, वो बस आपके कानून बनाने की ताकत को रेगुलेट कर रहे हैं। लिस्ट आर ओनली regulating the power to legislate। और कैसे रेगुलेट कर रही हैं? ये बताकर कि आप इसके बारे में कानून बनाओ, आप इसके बारे में कानून बनाओ। मैं आपको कानून बनाने की ताकत नहीं दे रहा, ताकत आपके पास है, बस मैं उसको डिवाइड कर रहा हूं कि आप इसके बारे में बना लो, आप उसके बारे में बना लो। यही जो कॉन्सेप्ट है कहलाता है प्लेनरी पावर ऑफ लेजिस्लेचर, जिसका वही मतलब है जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो कभी भी पार्लियामेंट की अथॉरिटी को जो लॉ बनाने की है उसे क्वेश्चन नहीं कर सकते हम लोग, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर की जो पावर है कानून बनाने की उसे हम क्वेश्चन नहीं कर सकते इन लिस्ट के आधार पर। ये तो केवल उस पावर को रेगुलेट करती है। ठीक है, क्लियर है? आगे बात समझ में? अब इसमें एक छोटी सी बात है, जब भी कोई कानून बनाया जाता है, चाहे वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाए, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाए, उसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण पावर होती है, और वो पावर होती है कि वो जो कानून उन्होंने बनाया, वो जो लॉ उन्होंने बनाया, चाहे पार्लियामेंट ने बनाया चाहे स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया, वही डिसाइड करते हैं कि उसे उस कानून को प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना है। ये सारे पॉइंट बच्चे लिख लेना, ठीक है? क्योंकि ये हो सकता है ये सारे पॉइंट्स आपको एक जगह पे कहीं पे ना मिले, तो डू नोट डाउन।
प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करें या फिर रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करें? प्रोस्पेक्टिवली और रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या है? प्रोस्पेक्टिवली का मतलब है कि मैं जो कानून बना रहा हूं एज ए पार्लियामेंट, एज ए स्टेट लेजिस्लेचर, ये कानून कब से लागू होगा? उस दिन से लागू होगा जब से ये पास हुआ है, तो ये कहा जाएगा कि ये प्रोस्पेक्टिव है, मतलब फ्यूचर में लागू होता है। तो आज आया और आगे आने वाले दिनों में लागू होगा। तो फॉर एग्जाम्पल आज 1 तारीख है, तो 1 तारीख को ये लागू हो गया। अब 1 तारीख से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 को लागू होगा। ठीक है, उससे पिछली जो 30 तारीख थी या 29 तारीख थी तब लागू नहीं होगा। तो प्रोस्पेक्टिव लॉ को अप्लाई करने का मतलब होता है अ लॉ विच हैज टू बी अप्लाइड इन फ्यूचर, फ्यूचर नॉट द पास्ट, फ्यूचर। और रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि कोई भी कानून जिसे लागू किया जा रहा है पास्ट से, मतलब वो इफेक्ट में अब आ रहा है, कानून बना अभी है पर वो लागू होगा पहले से। जैसे अगर 1 तारीख को कोई कानून बना और मैं कह रहा हूं, मानो 1 जनवरी को कोई कानून बनाया मैंने और मैं कह रहा हूं ये जो कानून है ये 15 दिसंबर से लागू हुआ माना जाएगा, तो ये कानून कहलाएगा कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हो रहा है, मतलब अपने पास होने के पहले के समय से लागू हो रहा है। वैसे बड़ी ही एक्सेप्शनल सिचुएशंस में बच्चे कोई भी कानून रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होता है, खासकर क्रिमिनल लॉज में तो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होने का बहुत ही मिनिमल चांस है, क्योंकि याद होगा आपको मैंने आर्टिकल 20 पढ़ाया था, याद है? आर्टिकल 20 में एक हमने क्लॉज 1 पढ़ा था, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। क्या मतलब था उसका? कि किसी भी व्यक्ति को उसी कानून की सजा दी जा सकती है जो उस समय पे कानून है जब उसने अपराध किया। तो अगर फ्यूचर में कोई कानून बना के पास्ट में उसे अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो आर्टिकल 20 का सब आर्टिकल 1 हिट हो जाएगा, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ हिट हो जाएगा। 1 था शायद, डबल जीओपार्डी 2 है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो क्रिमिनल लॉ में रेट्रोस्पेक्टिव देखने को कम मिलता है, पर हाँ सिविल लॉ में रेट्रोस्पेक्टिवली बहुत आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी कानून को हम पीछे वाली डेट से लागू करने लगते हैं। ठीक है, तो ये भी पावर का ही पार्ट है। दिस इज ऑल्सो द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर, उसी की प्लीनरी पावर का पार्ट है कि उसको किसी भी लॉ को प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना है या फिर रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना है। क्लियर है? समझ में आ गया? अब इसके बाद एक दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट है एंसिलरी और इंसिडेंटल पावर्स। एंसिलरी और इंसिडेंटल, इंसिडेंटल पावर्स। अब ये क्या फंडा है इसको समझाता हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है। इसके बारे में एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है, आरडी जोशी वर्सेस अजीत मिल्स। आरडी जोशी, नोट कर लेना, आरडी जोशी वर्सेस अजीत मिल्स, अजीत मिल्स। और ये दोस्तों आपकी जजमेंट है 1977 सुप्रीम कोर्ट। अब समझिए पहले कॉन्सेप्ट क्या है, और वही जो मैं बता रहा हूं वही बात जजमेंट में भी हेल्ड की गई है। देखो बच्चे, अगर किसी भी सब्जेक्ट मैटर के बारे में मेरे को पावर दी गई है कानून बनाने की, चाहे यूनियन लिस्ट के अंदर, चाहे स्टेट लिस्ट के अंदर, चाहे कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, तो उस पावर को एक्सरसाइज करके उस मुद्दे के ऊपर तो मैं कानून बना ही सकता हूं, वो तो है ही मेरे पास पावर। उसके अलावा अगर कोई और मुद्दा भी है जिस मुद्दे को हम एंसिलरी या इंसिडेंटल मान सकते हैं उस मेन मुद्दे से, अभी बस सुनना, बस सुनना, बाल की खाल नहीं, बस मेरी बात को समझने की कोशिश करो। कोई एक मेन मुद्दा है जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट में लिखा हुआ है,
जिसके कारण मेरे पास पावर है उसके बारे में कानून बनाने की, तो जब मैं कानून बनाऊंगा उस मेन मुद्दे के बारे में, तो उस दौरान मैं कानून बना सकता हूं, मतलब कुछ प्रावधान, कुछ सेक्शंस बना सकता हूं किसी एंसिलरी या इंसिडेंटल सब्जेक्ट मैटर के बारे में भी। अब ये एंसिलरी और इंसिडेंटल का मतलब क्या होता है? आपने मूवीज देखी हैं? मूवीज तो कई सारी देखी होंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, आपने वो मूवी देखी है मुन्ना भाई एमबीबीएस, है ना, संजय दत्त वाली मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी है? उसमें मुन्ना भाई एमबीबीएस जो है, मतलब जो संजय दत्त जी का कैरेक्टर है, वो क्या है? वो मेन सब्जेक्ट मैटर है, वो मेन मुद्दा है, मेन सब्जेक्ट मैटर है। और जो उनका जो साइड हीरो है अरशद वारसी जी, वो कौन है? वो एंसिलरी और इंसिडेंटल मैटर्स है, छोटे मुद्दे हैं जो जुड़े हुए हैं मेन मुद्दे से। जैसे मूवी में वो हमेशा जुड़े रहे, इतने जिगरी दोस्त थे एक दूसरे के, हमेशा एक दूसरे की सहायता दी, हाँ, सर्किट बिल्कुल वही रिश्ता होता है। तो कभी भी कोई बड़े मुद्दे पे कानून बनता है तो उससे जुड़े हुए कई सारे छोटे मुद्दे भी होते हैं। उन छोटे मुद्दों के ऊपर कानून बनाने की पावर बाय डिफॉल्ट आ जाती है, क्योंकि उन छोटे मुद्दों पे अगर आप कानून नहीं बनाओगे तो आपने जो मेन मुद्दे पे कानून बनाया ना, वो इफेक्टिव नहीं होगा। जैसे मानो मुन्ना भाई एमबीबीएस में अगर सर्किट नहीं होता तो मूवी तो बन जाती है और शायद कहानी भी बिल्कुल सेम टू सेम रहती, पर मजा नहीं आता ना, मजा नहीं आता। अगेन सेम सिचुएशन। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी कानून बना रहा हूं और उस कानून के अंदर फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? मेरी कोशिश ये है कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर ड्रग्स सर्कुलेट ना हो पाए और उसके बारे में सीरियस सजा दे हम लोग, जिसको भी दे सकते हैं। ये मेरा मेन सब्जेक्ट मैटर है, मेन मुद्दा है नारकोटिक्स, और उसके बारे में मैं कानून बना रहा हूं विधायिका होने के नाते। अब इसी कानून के अंदर मैंने एक प्रावधान बनाया, ध्यान से सुनिएगा। इसी कानून के अंदर मैंने एक प्रावधान बनाया जिसमें ये लिख दिया कि जितने भी कॉलेजेस हैं, कि जितने भी कॉलेजेस हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर या किसी भी सिटी के अंदर, उनका हर महीने इंस्पेक्शन हो कि कहीं वहां पे किसी भी प्रकार की ड्रग पेडलिंग तो नहीं चल रही है। मतलब पेडलिंग का मतलब खरीदा बेची तो नहीं चल रही है। हर महीने इंस्पेक्शन हो कॉलेज का। किसी भी कॉलेज के संबंध में ऐसा कानून बनाने की मेरे पास डायरेक्ट पावर नहीं है कि मैं इंस्पेक्शन की परमिशन दे सकूं कि इंस्पेक्शन होगा। वो शायद किसी और लेजिस्लेचर के पास वो पावर हो, पर मैं फिर भी ये बात अपने कानून के अंदर डाल सकता हूं, क्योंकि मेरा जो पर्पस है इंस्पेक्शन करवाने का वो मेरे मेन सब्जेक्ट मैटर से जुड़ा हुआ है, दैट इज ड्रग कंट्रोल, जिसके बारे में मेरे पास पावर है कानून बनाने की। तो उस पावर को एक्सरसाइज करते करते मैं कोई ऐसा मुद्दा भी बना सकता हूं, ऐसे मुद्दे पे भी कानून बना सकता हूं जिसके बारे में शायद मेरे पास डायरेक्ट पावर ना हो, पर अगर वो एंसिलरी है, अगर वो इंसिडेंटल है मेरी मेन पावर के, देन इट इज अलाउड। तो ये जो मेरा कानून होगा जहां पे कॉलेज का इंस्पेक्शन होगा, तो वो माना जाएगा कि मेरी जो मेन पावर है ड्रग कंट्रोल करने की उससे जुड़ा हुआ है और मेरे को ऐसा कानून बनाने दिया जाएगा। क्यों? किस डॉक्ट्राइन के आधार पर? एंसिलरी और इंसिडेंटल पावर। क्योंकि अगर मैं ये पावर को एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो मैं ड्रग्स को कैसे कंट्रोल करूंगा? क्योंकि कॉलेजेस आज के टाइम पे सबसे बड़ा टारगेट है इन ड्रग पेडलर्स का, तो मैं कैसे कंट्रोल करूंगा? आगे बात समझ में। सेम बात इस आर.डी. जोशी के जजमेंट में लिखी है, एक बार मैं नोट कर दे रहा हूं, आप लिख लीजिए बच्चे सभी लोग। इफ अ लेजिस्लेचर has a power to make law on any subject given under the three lists
वही यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट. देन it is presumed, it is presumed that it also has, it also has powers to make laws, to make laws on ancillary, ancillary and incidental, incidental matters. मतलब अगर किसी भी विधायिका को यह ताकत दी गई है किसी भी लिस्ट के अंदर कि वो किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे कानून बना सकती है, तो हम ये मान के चलेंगे कि उस विधायिका के पास ये भी पावर है कि वो किसी भी एंसिलरी और इंसिडेंटल मैटर के बारे में भी कानून बना पाएगी. ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया. देखो मूवीज के डायलॉग देखो कैसे रटे पड़े हैं सब लोगों को. हाँ अभी मैं कुछ पूछ लूं, अभी मैंने 5 मिनट पहले बताया होगा तो नहीं बताओगे. हाँ भाई ने बोला तो क्या था, भाई ने बोला तो करना पड़ेगा. हाँ करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा. चलो ब्रेक चाहिए. दो डॉक्ट्रीन पढ़ानी है मेरे को, डॉक्ट्रीन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस और डॉक्ट्रीन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन. ब्रेक के बाद पढ़ोगे, ब्रेक से पहले पढ़ोगे? अच्छा अपने आप हो जाएंगे. उतना इंटरेस्ट लेना शुरू करो जितना मूवीज में लेते हो. चलो ब्रेक है. 5:02 हो रहा है बच्चों मेरे फोन में. 5:07 पे एग्जैक्ट 5:07 पे विल रेज्यूम द क्लास. जाओ पानी पी के आओ फटाफट से.
चलो, समय समाप्ति की घोषणा है सभी बच्चों के लिए। आ जाओ, वापस आ जाओ। अब हम लोग बच्चे 2 डॉक्ट्रिन्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इनको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स हैं। और देखो, बिल्कुल समझने वाली बात है, कुछ भी नहीं है ऐसा जो प्रॉब्लमैटिक हो। आ जाओ, सबसे पहली डॉक्ट्रिन को समझते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। अब ये क्या है, क्या लॉजिक है उसका, अब ये समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चे, बहुत ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। देखो, कोई भी कानून पार्लियामेंट ने बनाया तो हमको पता है कि उसको जो कानून बनाना है वो या तो उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में बनाना है जो यूनियन लिस्ट के अंदर दिया है, या फिर उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में बनाना है जो कंकरेंट लिस्ट में दिया है। सही बात है। इसी तरीके से अगर स्टेट लेजिस्लेचर को कानून बनाना है तो स्टेट लेजिस्लेचर को या तो उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में कानून बनाना है जो स्टेट लिस्ट के अंदर दिया है, या फिर उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में कानून बनाना है जो कंकरेंट लिस्ट में दिया है। ठीक बात है। पर बच्चे, इतना आसान नहीं होता है, इतना आसान होता नहीं है जितनी आसानी से हम लोगों ने बोल दिया। ये बात बिल्कुल ठीक है कि तीनों ही लिस्ट के अंदर बारी बारी से पॉइंट बाय पॉइंट सब्जेक्ट मैटर बता रखे हैं कि कौन से सब्जेक्ट मैटर के बारे में पार्लियामेंट कानून बनाएगी और कौन से सब्जेक्ट मैटर के बारे में स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाएगी। ये बात सही है। पर बच्चे, जब हम लोग कानून बनाने बैठते हैं ना, तो हम कोई स्केल लेके नहीं बैठते हैं, और पॉसिबल भी नहीं है स्केल लेके बैठना कि हम अपनी पावर में ही रहें, कुछ भी ऐसा ना करें जो हमारी पावर से बाहर जाए। कोशिश रहती है, नो डाउट, हमारी यही कोशिश रहती है कि हम सीमित रहें अपनी पावर्स तक ही, अपने लिस्ट तक ही, पर हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, समझिएगा। क्योंकि जब भी हम किसी लॉ को देखते हैं तो केवल लॉ में काफी चीजें होती हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उस लॉ का कंटेंट क्या है, उसका कंटेंट क्या है, उसका स्ट्रक्चर और फॉर्म क्या है, उसका स्ट्रक्चर और फॉर्म क्या है, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, उसका परिणाम क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। कोई भी कानून होगा उसमें ये 3 चीजें होंगी जो आपको देखनी पड़ती हैं। कंटेंट का मतलब है कि कानून के अंदर क्या बातें लिखी हुई हैं। स्ट्रक्चर और फॉर्म का मतलब है कि क्या उनका स्ट्रक्चर है, कौन सी बात पहले है, कौन सी बात बाद में है। और कॉन्सिक्वेंस का मतलब है जो कहीं लिखा नहीं है, वो तभी पता चलेगा जब कानून अप्लाई होगा कि उसके क्या क्या परिणाम आ रहे हैं, किन किन लोगों पर, किन किन चीजों पर वो प्रभाव डाल रहा है। तो बच्चे, हम जब भी कोई कानून बनाते हैं तो कई बार ऐसा देखा गया और कई बार ऐसा होता है प्रैक्टिकली भी कि शायद हमारा जो कंटेंट हो या हमारा जो स्ट्रक्चर हो या फॉर्म हो वो तो लिमिट्स के अंदर ही हो। मतलब अगर मैं पार्लियामेंट हूं तो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर के बारे में ही मेरा कंटेंट है, उसी से सीमित मेरा स्ट्रक्चर और फॉर्म है। अगर मैं स्टेट लेजिस्लेचर हूं तो स्टेट लिस्ट के बारे में ही मेरा कंटेंट है, उसी तक सीमित मेरा स्ट्रक्चर और फॉर्म है। पर जब कानून बन के तैयार होता है और जब वो समाज के ऊपर लगाया जाता है, जब वो लागू होता है, तब उस कानून से जुड़े हुए परिणाम आना शुरू होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस आना शुरू होते हैं। और कई बार ये परिणाम ऐसे होते हैं जो शायद कानून बनाने वाली जो लेजिस्लेचर है उसने भी नहीं सोचे होते हैं। वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होते हैं, मतलब कानून का कुछ ना कुछ ऐसा प्रभाव पड़ रहा होता है किन्हीं ऐसे मुद्दों के ऊपर जिनके बारे में कानून बनाने की पावर थी ही नहीं उस लेजिस्लेचर के पास, जिस लेजिस्लेचर ने उस कानून को बनाया। कहने का मतलब है, मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई कानून बनाया
और वो स्टेट लिस्ट के ही किसी सब्जेक्ट मैटर के बारे में है। पर जब वो कानून लागू हुआ, वो किसी ऐसे मुद्दे को ऊपर प्रभाव डाल रहा है जो मुद्दा पार्लियामेंट का मुद्दा है, जो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। अगर कभी ऐसा हो जाएगा तो क्या करेंगे? अगर स्टेट का कानून ऐसे मुद्दों पे प्रभाव डालने लगेगा जिसके बारे में पार्लियामेंट के पास पावर है कानून बनाने की, या वाइस वर्सा कि पार्लियामेंट कोई कैसा कानून बनाएगा जो ऐसे मुद्दों पे प्रभाव डालने लगेंगे जिसके बारे में स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है कानून बनाने की, तो हम क्या करेंगे? क्या उस कानून को हटा देंगे कि इस वजह से कि वो अपनी लिमिट से बाहर जा रहा है? और अगर हम लोग हटाने लगे तो मुझे नहीं लगता बच्चे इस देश में कोई भी कानून बन पाएगा और कोई भी कानून लागू हो पाएगा। पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं कि हम एकदम स्केल लेके ऐसा कानून बनाएं जिसका ना ही कंटेंट, ना ही स्ट्रक्चर, ना ही फॉर्म और ना ही कॉन्सिक्वेंसेस उस लिमिट से बाहर जाएं। ऐसा हो ही नहीं सकता है। कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ही होगा, या तो कंटेंट में या स्ट्रक्चर या फॉर्म में, या सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कॉन्सिक्वेंसेस में, जो ब्रीच करेगा उन लिमिट्स को। तो आप करोगे क्या? व्हाट वुड यू डू? हटा सकते नहीं। अगर हटाओगे तो फिर कानून बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों ये डॉक्ट्रिन बनाई गई जिसको हम बोलते हैं पिथ एंड सब्सटेंस। पिथ एंड सब्सटेंस, जहां पर हमारा बस एक ही सवाल होता है कि वो जो कानून है उसका ट्रू ऑब्जेक्ट क्या है, उसका ट्रू स्कोप क्या है। व्हाट इज द ट्रू ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ एनी लॉ। तो वो जो कानून बनाया है जिसके ऊपर सवाल उठ रहा है कि वो अपने लिमिट से बियॉन्ड जा रहा है, उसका ट्रू स्कोप क्या है, उसका ट्रू ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट का मतलब उद्देश्य, स्कोप का मतलब उसकी रीच कितनी है। हम ये देखने की कोशिश करते हैं। हम ऐसा मतलब आर्टिफिशियल तरीके का कोई एनालिसिस नहीं करते, अरे ये वाली बात तुमने कैसे लिख दी, ये वाली बात तो तुम लिख ही नहीं सकते थे। नहीं नहीं नहीं, हम उस कानून की आत्मा को देखते हैं कि उसका ट्रू ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों बनाया गया ये कानून। व्हाट इज दैट मेन पर्पस जो ये कानून सर्व कर रहा है। व्हाट इज दैट मेन पर्पस। अगर वो मेन पर्पस, वो ऑब्जेक्ट, वो स्कोप अगर उस पार्लियामेंट की या फिर स्टेट लेजिस्लेचर की कॉम्पिटेंस के अंदर आ रहा है तो हम उस कानून को नहीं हटाते हैं, इस बात के बावजूद कि उस कानून में कुछ ऐसी बातें हैं जो उस लिस्ट के बाहर जा रही हैं, कुछ ऐसे परिणाम हैं जो उस लिस्ट के बाहर जा रहे हैं। इस बात के बावजूद अगर उस कानून का जो ट्रू ऑब्जेक्ट है, जो मेन उद्देश्य है, मेन पर्पस है, जिस वजह से वो कानून बना है, जिस एम के साथ वो कानून बना है, अगर वो उसी लिस्ट के अंदर है जिसके बारे में उस लेजिस्लेचर की कॉम्पिटेंस है। यही जो पूरी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई कि हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी कानून का ट्रू ऑब्जेक्ट एंड स्कोप, इसी पूरी एक्सरसाइज को बोलते हैं पिथ एंड सब्सटेंस देखना। किसी भी कानून को ऊपरी ऊपर तौर पे नहीं देखना है, उसका पिथ एंड सब्सटेंस देखना है, उसकी आत्मा को पहचानना है, उसके एसेंस को पहचानना है। और अगर उसका एसेंस वहीं पे है जहां पे होना चाहिए, भले ही थोड़ी बहुत बात जो है बाहर जा रही हो, तो कोई बात नहीं है, इतना माफ हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? वाई टाइप करो। आर वी ऑल क्लियर? पिथ एंड सब्सटेंस क्या कह रहा है, समझ में आया?
ठीक है, हम ऊपर ऊपर से नहीं देखेंगे, किसी भी कानून का सही उद्देश्य क्या है वो देखेंगे और उस हिसाब से जज करेंगे कि वो वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है, नोट कर लो फटाफट से। प्रफुल्ला कुमार केस लॉ, प्रफुल्ला कुमार वर्सेस बैंक ऑफ कॉमर्स, वर्सेस बैंक ऑफ कॉमर्स, और ये जजमेंट है आपका 1947 का प्रिवी काउंसिल, आजाद मतलब भारतीय संविधान के आने से पहले का है। तो उस समय पे सुप्रीम कोर्ट नहीं होता था, प्रिवी काउंसिल हुआ करती थी, उसका जजमेंट है, पर बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट है। इस जजमेंट के अंदर सबसे पहले तो प्रिवी काउंसिल ने यही बोला कि हमेशा हर परिस्थिति में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि जो पार्लियामेंट है या जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं वो अपने पावर को एक्सरसाइज करें इस तरीके से कि बिल्कुल भी ओवरलैप हो ही ना, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं पाता है, जिसकी वजह से हमको ये पिथ एंड सब्सटेंस की डॉक्ट्रिन को इस्तेमाल करना पड़ता है। और जब हम पिथ एंड सब्सटेंस की डॉक्ट्रिन को इस्तेमाल करते हैं तो हम तीन चीजों को देखते हैं। एक है ऑब्जेक्ट क्या है कानून का, एक स्कोप क्या है कानून का, और एक इफेक्ट क्या है कानून का। मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, इफेक्ट क्या है और स्कोप क्या है। अभी बच्चे बस सुनो, समझो, पहले समझ लो, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट, स्कोप एंड इफेक्ट, क्लियर है। तो इस केस के अंदर क्या ऑब्जर्वेशन दी गई है, नोट कर लो। इट इज not always possible for the legislatures to remain bound in watertight compartments. It is therefore necessary that we analyze the true scope, object and effect of any law so as to check its pith and substance, कहने का मतलब ये हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि लेजिस्लेचर जब अपने पावर को एक्सरसाइज करे तो वो वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में लिमिटेड रहे, मतलब ऐसा कोई स्केल लेके बैठे कि मैं ये लाइन क्रॉस नहीं करूंगा, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं पाता है। इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम किसी भी कानून का ट्रू स्कोप, ऑब्जेक्ट और इफेक्ट पता लगाने की कोशिश करें और चेक करें कि उस कानून का पिथ एंड सब्सटेंस क्या है। ठीक है, क्लियर है। और जब भी हम किसी भी कानून का पिथ एंड सब्सटेंस पता लगा लेते हैं तो हमें पता लग जाता है कि वो जो कानून बनाया गया है वो विद इन कॉम्पिटेंस है या नहीं। अगर वो पिथ एंड सब्सटेंस जो है वो विद इन कॉम्पिटेंस बता रहा है, मतलब जो कानून बनाया उसका जो ट्रू ऑब्जेक्ट है वो पावर के अंदर था, तो फिर उस कानून को नहीं हटाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है।
समझ में आ गया? इजी है ये तो, इसमें कुछ भी नहीं है। पिथ का मतलब क्या बेटा, ये पूरी कहानी पिथ एंड सब्सटेंस की तो बता रहा हूं, अब मैं कोई वर्ड का ट्रांसलेशन थोड़ी ना समझा रहा हूं आपको। बेटा डॉक्ट्रीन है पिथ एंड सब्सटेंस, जिसमें हम किसी भी कानून का देखते हैं ऑब्जेक्ट, स्कोप एंड इफेक्ट। ठीक है, क्लियर है? आ गई बात समझ में? समझने वाली बात है बेटा सारी, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, सब यहां का खेल है। चलो अब एक बार फटाफट से वाई टाइप कर दो। पिथ एंड सब्सटेंस डॉक्ट्राइन क्लियर है, जिससे मैं बढ़ूं अपनी अगली डॉक्ट्रीन पे, डॉक्ट्रीन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। हाँ बिल्कुल, ट्रू एसेंस ऑफ द एक्ट। अब हम देखेंगे अपनी दूसरी डॉक्ट्रीन, जो कि है डॉक्ट्रीन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। ठीक है, अब ये क्या डॉक्ट्रीन है, ये क्या कहती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमने पिथ एंड सब्सटेंस पढ़ा। पीयूष बेटा जितना जरूरी है उतना ही कमेंट करें, और जो कमेंट करें वो क्लास से जुड़ा हुआ होना चाहिए, कुछ ज्यादा ऐसा ऊपर नीचे ना करें, ठीक है? कलरेबल लेजिस्लेशन की डॉक्ट्रिन क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पिथ एंड सब्सटेंस की तो ऐसी डॉक्ट्राइन है जहां पे कोई भी लेजिस्लेचर है कानून बना रही है और उसका कोई भी बदमाशी देने का मूड नहीं है, ठीक है? मतलब अपनी ऑनेस्टी से कानून बना रही है, अब वो क्या करे, उस कानून का अगर प्रभाव पड़ रहा है किसी ऐसे सब्जेक्ट मैटर के बारे में, कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में। पर कलरेबल लेजिस्लेशन की डॉक्ट्रिन कहती है कि कभी कभी जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं या कभी कभी जो पार्लियामेंट है वो बदमाशी भी देते हैं। बदमाशी देने का मतलब चालाकी दिखाते हैं। चालाकी इन व्हाट सेंस? मतलब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। मान लो स्टेट लेजिस्लेचर कोई कानून बनाए, ठीक है, और वो जो कानून बनाए उसका जो फॉर्म हो, उसका जो स्ट्रक्चर हो, उसका जो कंटेंट हो, उसका जो कंटेंट है, उसका जो फॉर्म है और उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो कंटेंट है, उसका जो फॉर्म है और उसका जो स्ट्रक्चर है, उसको अगर आप देखो तो आपको ऐसा लगे ये तो कानून बिल्कुल ठीक है, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया है तो हाँ ये स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर के बारे में ही तो है, इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो ब्रीच कर रहा हो उस लिमिट को, बिल्कुल ठीक बनाया है कानून। क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है इस कानून में? बिल्कुल बढ़िया कानून है। पर जब सही मायने में आप उस कानून को एनालाइज करने की कोशिश करो, जब सच में उस कानून को आप समझने की कोशिश करो, तो आपको पता चलता है कि असल में दिखाया कुछ जा रहा है, हो कुछ और रहा है। अगर कभी भी ऐसी परिस्थिति बनती है किसी भी कानून के साथ, तो हम ये मान के चलते हैं बच्चों कि वो डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन की एप्लीकेशन मांग रहा है कानून। और कलरेबल लेजिस्लेशन की डॉक्ट्रिन लगने का मतलब क्या है कि वो कानून हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो चाहे दिख भी कैसा भी रहा हो, पर असल में वो अपनी लिमिट्स के बियॉन्ड जा रहा है। इफ दैट इज द रियलिटी बच्चों, तो वो लॉ को हटना ही पड़ेगा। तो कभी भी किसी भी कानून का कंटेंट क्या है, या किसी भी कानून का फॉर्म क्या है, या स्ट्रक्चर क्या है, ये कभी भी अपने आप में सफिशिएंट नहीं होता है ये बता लगाने के लिए कि वो जो लॉ है वो अपनी लिमिट के अंदर है या नहीं। कभी कभी किसी भी कानून को सही से समझने के लिए हमको उसका डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ता है, उसके परिणाम जानने पड़ते हैं, तब जाके हमको पता चलता है कि यहाँ तो गड़बड़ है। और जहां पे भी गड़बड़ है वहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन लगेगी, ठीक है? तो इसका बड़ा सिंपल सा फंडा है, बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है, उसको नोट कर लो।
what cannot be done directly cannot also be done indirectly. मतलब जो चीज आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, सीधे तौर पर नहीं कर सकते, वही चीज आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर पाओगे। समझे? तो आप डायरेक्टली, अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर है तो वो डायरेक्टली यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर के बारे में कानून नहीं बना सकते। ऐसे ही अगर पार्लियामेंट है तो वो डायरेक्टली स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर के बारे में कानून नहीं बना सकती, तो वो इनडायरेक्टली भी नहीं बना पाएगी, मतलब चोरी छुपे भी नहीं बना पाएगी, कंटेंट के पीछे छुपा कर भी नहीं बना पाएगी, अच्छी अच्छी भाषा के पीछे भी छुपा के नहीं बना पाएगी। ठीक है, ये सिंपल सा फंडा है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन का। ठीक है, आ गई बात समझ में? बस इतनी सिंपल सी सिचुएशन है। और एक बात ध्यान रखना, एक बड़ा मतलब सोचने वाली बात है, कहने वाली बात है। कलरेबल लेजिस्लेशन की डॉक्ट्रिन को अप्लाई करने के लिए हम ये नहीं देखते हैं कि लेजिस्लेटर्स का मोटिव क्या था, मतलब उनका इविल मोटिव था या नहीं, वो चालाकी कर रहे थे या नहीं। दैट इज नॉट समथिंग विच वी लुक एट। कलरेबल लेजिस्लेशन की डॉक्ट्रिन की एप्लीकेशन के लिए हमारा जो फोकस होता है वो केवल इनकॉम्पिटेंसी पे होता है। इनकॉम्पिटेंसी मतलब कि इस लेजिस्लेचर के पास क्षमता नहीं है ऐसे कानून को बनाने की। अगर क्षमता नहीं है तो इतना काफी है। ये जरूरी नहीं है कि हम ये भी दिखाएं कि उन्होंने जो भी कुछ किया वो जानबूझ के किया। कई बार हो सकता है कि मान लो गलती से एक ऐसा कानून बन जाए जो ऊपर ऊपर से तो साफ लगे पर अंदर से उसके अंदर कुछ ऐसा हो जो ट्रांसग्रेस कर रहा हो, बियॉन्ड जा रहा हो पावर के। तो हमारी जिम्मेदारी इविल मोटिव को प्रूव करने की नहीं है। तो लिख लो इस बात को, फॉर द application of doctrine of colorable legislation, it is not necessary to prove evil motive or intentional deception on the part of legislators. It is sufficient to prove incompetency to legislate on the given subject. मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन लगाने के लिए ये जरूरी नहीं होता है कि आप इविल मोटिव साबित करते फिरो या ये साबित करते फिरो कि जानबूझ के डिसेप्शन किया था लेजिस्लेटर्स ने, कानून बनाने वालों ने। इतना ही काफी है कि आप इनकॉम्पिटेंसी को दिखा दो, इतना ही काफी होता है। ठीक है, और ये जो बात निकल के आई है, ये कहां से निकल के आई है? KCG नारायण दियो वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। KCG नारायण दियो वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। ठीक है, और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है आपका 1953 का।
सुप्रीम कोर्ट 1953। ठीक है, नोट कर लो। क्लियर है? अब मुझे एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दो सभी लोग, आर वी ऑल क्लियर? डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन समझ में आ गई है? कहीं पे कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी नहीं है? मतलब वो जो डॉक्ट्रिन का एसेंस है वो आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हम लोग जहां तक लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी की बात है, ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है लेजिस्लेटिव रिलेशंस, इसमें हम लोग आखिरी टॉपिक पे पढ़ रहे हैं, आखिरी सब टॉपिक पे बढ़ रहे हैं, जहां पर हम देखेंगे कि वो क्या परिस्थितियां हो सकती हैं। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, कि वो क्या परिस्थितियां हो सकती हैं जिन परिस्थितियों के अंदर पार्लियामेंट, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को बच्चों, पार्लियामेंट कानून बना सकेगी उन सब्जेक्ट मैटर्स के संबंध में, उन मुद्दों के संबंध में जो स्टेट लिस्ट का पार्ट है, जो स्टेट लिस्ट का पार्ट है। मतलब ये बात बिल्कुल ठीक है जो मैंने आपको बताई थी कि जो पार्लियामेंट है उसकी एक्सक्लूसिव पावर होती है यूनियन लिस्ट के संबंध में कानून बनाने की, और इसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर की एक्सक्लूसिव पावर होती है कानून बनाने की जहां तक स्टेट लिस्ट की बात है। पर याद रखिएगा दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान के अंदर कुछ ऐसे प्रावधान हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां बताई गई हैं जहां पर पार्लियामेंट कानून बना सकता है उन मुद्दों के ऊपर जो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर है। मतलब द पार्लियामेंट वुड मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट लिस्ट। ऐसी कुछ सिचुएशंस हैं, उन सिचुएशंस को हम लोगों को पढ़ना है। टोटल 5 सिचुएशंस हैं ऐसी। ठीक है, 5 ऐसे प्रावधान हैं, 5 ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पे पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर के बारे में कानून बनाने की। ठीक है, तो बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ देखो, और बहुत मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनते चलना। जैसे सबसे पहली जो सिचुएशन है जब पार्लियामेंट कानून बना सकती है उसको बोलते हैं नेशनल इंटरेस्ट का ग्राउंड। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, situations where the parliament can legislate on the state list, ऐसी सिचुएशंस टोटल 5 है, जिसमें सबसे पहली सिचुएशन है ऑन द ग्राउंड ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, ऑन द ग्राउंड ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। अब ये क्या है इसको समझने की कोशिश करो। ये है दोस्तों हमारा आर्टिकल 249 ऑन द ग्राउंड ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। बस बच्चे थोड़ा सा समय बचा है, जितना हो जाए, अभी हमारे पास अच्छा खासा समय है, पूरे 9 मिनट बचे हुए हैं, कम से कम एक ग्राउंड तो कवर हो ही जाएगा। तो सुनो, ध्यान से सुनो। अगर राज्यसभा, ध्यान से सुनना, पहले आपको बस बता रहा हूं फिर लिखवा दूंगा। अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर दे, जिस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए हमको चाहिए 2/3 मेजोरिटी,
किसकी मेजोरिटी 2/3? उन मेंबर्स की जो प्रेजेंट हैं और वोट डाल रहे हैं। अगर राज्यसभा रेजोल्यूशन पास कर दे अपनी 2/3 मेजोरिटी के साथ और उस रेजोल्यूशन के अंदर यह लिखा हो कि किसी भी परिस्थिति के कारण नेशनल इंटरेस्ट में, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, नेशनल इंटरेस्ट में ये जरूरी है और ये सही रहेगा, जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो है नेसेसरी एंड एक्सपीडियंट, जिनका मतलब होता है जरूरी और ऐसा करना उचित होगा, ठीक होगा, कि वो नेशनल इंटरेस्ट में ऐसा करना जरूरी है और उचित होगा कि किसी भी सब्जेक्ट मैटर के बारे में, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी सब्जेक्ट मैटर के बारे में जो स्टेट लिस्ट का पार्ट है, पार्लियामेंट अगर कानून बनाए तो वो कानून फिर जो वो चाहे पूरे देश पे लागू करने के लिए बनाया जाए या फिर देश के किसी कोने के ऊपर अप्लाई हो। कहने का मतलब क्या है, ये जो पहली सिचुएशन है, यहां पे जो सेंटर थीम है वो है राज्यसभा। और अगर राज्यसभा को कभी भी ऐसा लगे किन्हीं भी परिस्थितियों में कि किसी भी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर जो स्टेट लिस्ट का पार्ट है पार्लियामेंट को कानून बनाना चाहिए, तो उसको इस बारे में रेजोल्यूशन पास करना होता है 2/3 मेजोरिटी से और बताना होता है कि क्या वो नेशनल इंटरेस्ट है और क्यों उसे ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाना जरूरी है और उचित है। ठीक है, ये रेजोल्यूशन अगर पारित हो जाता है तो पार्लियामेंट के पास दोस्तों पावर आ जाती है कि वो स्टेट लिस्ट के अंदर दिए गए किसी भी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर जिसके बारे में रेजोल्यूशन पास हुआ था वो लेजिस्लेट कर सकती है, वो कानून बना सकती है। और ये जो पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाया जाएगा दोस्तों, ये हो सकता है कि पूरे देश के ऊपर लागू हो या फिर ये भी हो सकता है कि वो देश के किसी हिस्से के ऊपर ही लागू हो। ये बात तो मैंने आपको पहले भी बताई थी जब हम टेरिटोरियल एक्सटेंट पढ़ रहे थे कि पार्लियामेंट जब कोई भी कानून बनाता है, कोई भी कानून, तो ये उसकी चॉइस होती है कि वो उसको पूरे देश पे भी लागू कर सकता है, देश के किसी हिस्से पर भी लागू कर सकता है। तो ऐसे ही अगर कोई भी कानून बनाएगी पार्लियामेंट आर्टिकल 249 के अंदर, वहां पर भी उसके पास ये पावर होगी कि वो पूरे देश के ऊपर उसे लागू करे या फिर कुछ ही गिनी चुने राज्यों के ऊपर ही लागू करे। ठीक है, क्लियर है? सर के ऊपर से जा रहा है, कोई बात नहीं है, सर के नीचे से जाने लगेगा, बस सुनते चलो। ठीक है, तो मैं लिखवा दे रहा हूं, उसको नोट कर लो फटाफट से, कोई बात नहीं, मैं कल रिपीट भी कर दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, इफ द राज्यसभा पासिस, नोट कर लेना, मैं ये चीज कल दोबारा नहीं लिखवाऊंगा। इफ द राज्यसभा पासिस अ रेजोल्यूशन with the support of 2/3 majority of members present and voting to the effect that it is necessary and expedient to it is necessary and expedient for the parliament to legislate on any subject of the state list। ठीक है,
अगर राज्यसभा ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन पास करती है, जिस रेजोल्यूशन को से पास करना होगा राज्यसभा की 2/3 मेजोरिटी के साथ, उन मेंबर्स की जो प्रेजेंट और वोटिंग है, और वो रेजोल्यूशन इस बारे में है कि उसे ऐसा लग रहा है कि किसी भी कारणवश ऐसा जरूरी है और उचित है कि पार्लियामेंट कानून बनाए किसी भी ऐसे मुद्दे के बारे में जो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर है, जो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर है। ऐसी सिचुएशन में पार्लियामेंट will become competent to legislate on that subject। तो जो पार्लियामेंट है वो कॉम्पिटेंट हो जाएगी उस मुद्दे के बारे में कानून बनाने के लिए। बस इसमें एक बात सुन लो आखिरी, फिर आपकी छुट्टी है। ये जो कानून बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास आएगी ना, दिस वुड नॉट बी अ परमानेंट पावर। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट हमेशा के लिए आगे कानून बना सकेगी उस सब्जेक्ट के बारे में, नहीं। ये पावर पार्लियामेंट के पास तब तक रहती है जब तक वो रेजोल्यूशन इफेक्ट में रहता है, और वो जो रेजोल्यूशन है जो पार्लियामेंट ने पास किया है वो इफेक्ट में रहता है 1 साल के लिए। दी रेजोल्यूशन इज वैलिड फॉर 1 ईयर, ठीक है। और इस 1 साल के लिए ही पार्लियामेंट के पास पावर रहती है ऐसा कोई कानून बनाने के लिए। और जैसे ही रेजोल्यूशन खत्म होगा तो पार्लियामेंट के द्वारा जो बनाया गया कानून है वो इफेक्ट से हट जाएगा 6 महीनों के बाद। चलो इस बात को मैं कल बता दूंगा, ठीक है। क्लियर है? अभी तक समझ में आ गया कि राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करेगी और वो जो रेजोल्यूशन होगा वो 1 साल के लिए वैलिड होगा। अब जाते जाते फटाफट वाई टाइप करो। क्लियर है? वाई टाइप करो। 249 है बेटा आर्टिकल, ठीक है। चलो अब कल हम लोग इस डिस्कशन को शुरू करेंगे, मतलब कंटिन्यू करेंगे, और फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में, फिर फाइनेंशियल रिलेशंस को समझेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय, नमस्कार, बाय बाय, बाय बाय।